हेलो एवरीवन। आज का जो अपना कंसेप्ट रहेगा वो ये है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, यानी कि हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है, जो कि क्या था, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ एक फॉर्मूला निकल के आया था क्या, दैट इज द पी नोट माइनस ऑफ पी एस डिवाइड बाई पी नोट इज इक्वल टू x2, या बोल सकते हो आप n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये एक फॉर्मूला निकल के आया था, जहां पे ये जो टर्म है पी नोट माइनस पी एस, इसको हम बोलते थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और पी नोट बाई पी एस अपॉन पी नोट ये बोलते थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और x2 यहाँ पे क्या था, मोल फ्रैक्शन था, किसका, सोल्यूट का। और ये फॉर्मूला कब था, जब हम अपने पास जो सॉल्वेंट था वो तो कैसा था, वोलेटाइल, और इस वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम ऐड करते थे एक सोल्यूट जो कि क्या होता था, नॉन वोलेटाइल। यानी कि जब भी हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करूंगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना हो जाता है, इतना कम हो जाता है। तो इसके बिहाफ पे हम बताएंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हुआ। यानी कि व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट, then the vapor pressure of solution become less than the pure solvent। ठीक है, तो ये रोल्स लॉ ने बताया था, और ये कितना आया था, दैट इज द वैल्यू आपके सामने है, पी नोट माइनस पी एच अपॉन पी नोट इज इक्वल टू x2, जहां पी नोट क्या है, दैट इज द वेपर प्रेशर। पी नोट यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर प्योर सोलवेंट का, और पी एच क्या है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। तो थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन हम देखते हैं। देखो, इन दिस केस हम क्या लेके चलेंगे, एक सॉल्यूशन है अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं। लेट अस टेक, दिस विल बी द solvent, दिस विल बी द volatile solvent। इसमें आपने ऐड कर दिया क्या, ऐड कर दिया सोल्यूट। लेट अस टेक, इसको रेड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, येलो, ये है सोल्यूट। और ये सोल्यूट कैसा है, दैट इज द नॉन वोलेटाइल। इसका वेपर प्रेशर पी ऑफ नोट मान लो, क्योंकि ये प्योर स्टेट में है, पी ऑफ नोट है इसका वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर कुछ और मान लो, जैसे मैं कह दूं पी ऑफ नोट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वेपर प्रेशर यहाँ सोलवेंट का है। दोनों को आपने मिक्स किया, ठीक है, या फिर ऐड किया दोनों को। यानी कि ये कहूं कि सिंपल कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को आपने वोलेटाइल सोलवेंट में ऐड कर दिया, तो लास्ट में यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज द सॉल्यूशन, जिसमें सोलवेंट के पार्टिकल होंगे ही होंगे, कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट एज वेल होगा क्या, एज वेल सरफेस पे सोल्यूट के पार्टिकल भी रहेंगे। यानी कि ये जो बना है दैट इज द सॉल्यूशन, जिसका वेपर प्रेशर कितना है, पीएस, और ये पीएस की वैल्यू ऑलवेज लेस रहेगी पी नॉट से। क्यों क्योंकि यहाँ वोलेटाइल था, सारा का सारा इवेपोरेट होगा, इजिली इवेपोरेट हो जाता है, इजिली इवेपोरेट हो जाता है। बट इन दिस केस सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ जो इवेपोरेशन हो रहा है वो सोल्यूट ने क्या कर दिया, उस इवेपोरेशन के रेट को स्लो कर दिया। यहाँ रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम स्लो, किसने की है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ब्लॉक कर दिया इन दिस केस।
यहाँ पे, ओके, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डाउन हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस पूरे में जब सॉल्यूशन वेपर में कन्वर्ट हुआ तो वहां एक इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट कर रहा है, किसका, सॉल्यूशन का और सॉल्यूशन के वेपर्स के बीच में। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या, कि एक इक्विलिब्रिया है, एक केमिकल इक्विलिब्रिया है, केमिकल इक्विलिब्रिया टेक प्लेस किस किस के बीच में है, दैट इज द सॉल्यूशन इज इक्विलिब्रिया विद द वेपर्स, और ये कब है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, ओके। तो इस कंडीशन पे जब भी हमें केमिकल इक्विलिब्रिया की बात आएगी, इट मींस उस केमिकल इक्विलिब्रिया के दौरान जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो दोनों का क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ सोलवेंट का केमिकल पोटेंशियल सॉल्यूशन फेज में बोले तो लिक्विड फेज, क्योंकि सॉल्यूशन किसमें, लिक्विड, यहाँ ये है, और यहाँ सोलवेंट का जो केमिकल पोटेंशियल है वेपर फेज में, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस ये क्या है मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, दिस विल बी द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशन, या बोल दो इन लिक्विड फेज, और यहाँ इन ये क्या है, दैट इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सोलवेंट इन वेपर फेज, ओके। और केमिकल जब इक्विलिब्रिया होगा तो ये दोनों केमिकल पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, इक्वल, दैट मीन्स μ1L इज इक्वल टू μ1V, ये कंडीशन होती है केमिकल इक्विलिब्रिया की, ओके। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, d ऑफ म्यू ऑफ 1L इज इक्वल टू d ऑफ म्यू ऑफ 1 इंटू V, ठीक है। यानी कि जो चेंज आएगा केमिकल पोटेंशियल का लिक्विड फेज में वो बराबर रहेगा चेंज केमिकल पोटेंशियल किसका, सॉल्वेंट का वेपर फेज के बराबर। केमिकल पोटेंशियल का जो मीनिंग है यहाँ पे वो ये है, केमिकल पोटेंशियल का मतलब ये है कि कितना नेट वर्क किया, नेट वर्क इज डन बाय द solvent molecule, बाय द सोलवेंट मोलिक्यूल, सोलवेंट मोलिक्यूल ने नेटवर्क कितना किया है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केमिकल पोटेंशियल से, ओके। अब आगे चलते हैं। अब देखो हमें ये बात पता है कि केमिकल पोटेंशियल की जो केमिकल पोटेंशियल है, केमिकल पोटेंशियल किसका, सोलवेंट का, कहाँ, सॉल्यूशन में, मतलब लिक्विड फेज में, वो डिपेंड करेगा किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन कहाँ है, दैट इज द लिक्विड फेज। इट मींस यदि हम ये कहें सिंपल लैंग्वेज में कि d ऑफ म्यू ऑफ L इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और x1, ओके। बट यही केमिकल पोटेंशियल, यदि यही केमिकल पोटेंशियल सोलवेंट का केमिकल पोटेंशियल अगर वेपर फेज में होता, वेपर फेज में होता तो सिर्फ किन बातों पे डिपेंड करता, दो बातों पे, एक तो टेम्परेचर पे और एक प्रेशर पे। वहां हम मोल फ्रैक्शन की बात नहीं करते, क्योंकि जब भी हम वेपर की बात पढ़ेंगे तो वहां पे मोल फ्रैक्शन का जिक्र नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि d ऑफ म्यू ऑफ 1 इंटू V इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर एंड प्रेशर। वेपर फेज में सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, और लिक्विड फेज में दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज मोल फ्रैक्शन। तो आपके पास तीन रिलेशन निकल गए, रिलेशन नंबर पहला, रिलेशन नंबर दूसरा, रिलेशन नंबर तीसरा। अब मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता हूं। देखो
फ्रॉम टू से देखो, फ्रॉम टू क्या थी, डी ऑफ म्यू ऑफ 1 एल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और x1। यदि मैं इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करूं तो वैल्यू क्या आएगी, डी ऑफ म्यू ऑफ 1 एल इज इक्वल टू करली ऑफ म्यू ऑफ 1 एल अपॉन करली ऑफ टी, कांस्टेंट क्या, प्रेशर और x1 इनटू में dt, प्लस में करली ऑफ म्यू 1 एल अपॉन करली ऑफ p इनटू dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर और x1, प्लस करली ऑफ म्यू 1 लिक्विड अपॉन करली ऑफ x1 इनटू डी ऑफ x1, कब, टेम्परेचर प्रेशर। अब हम लेके चल रहे थे क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होगा क्या, कांस्टेंट, कि ये जो टर्म है जीरो बन जाएगी, ये टर्म भी क्या बन जाएगी, जीरो। तो डी ऑफ म्यू ऑफ एल की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू करली ऑफ म्यू ऑफ 1 अपॉन करली ऑफ x1 इनटू में डी ऑफ x1। ठीक है, ये वैल्यू यहां से आप लोगों की कैलकुलेट हुई है। आगे इसको यदि आप थोड़ा सा सोल्व करोगे तो करली ऑफ म्यू ऑफ 1 एल डिवाइड बाय डी ऑफ x1 इज इक्वल टू करली ऑफ म्यू ऑफ 1 एल अपॉन करली ऑफ x1। ये वैल्यू आपकी यहां से कैलकुलेट हुई है। अब हमें ये पता है क्या कि म्यू ऑफ 1 एल किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल, म्यू ऑफ 1 नॉट लिक्विड फेज में प्लस आर टी एल एन ऑफ x1। ये फॉर्मूला होता है क्या, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ x, ये एक फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ पे हमने यूज कर दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डी म्यू 1 एल अपॉन डी ऑफ x1 के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो बन जाएगा। लास्ट वाली क्या आएगा, दैट इज द आर टी एल एन का डिवाइड बाई x1 और x1 का कितना आ जाएगा, दैट इज द 1। बोले तो आपके पास एक रिलेशन आ गया कि डी म्यू 1 एल अपॉन डी x1 इज इक्वल टू आर टी दिस, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू आर टी अपॉन x1। ओके, अब सेकेंड भाई जो थर्ड रिलेशन था फ्रॉम थर्ड क्या कह रहा था, करली ऑफ म्यू 1 v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। अब देखो वेपर फेज में कभी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्यों, गैसेस फेज में प्रेशर को कांस्टेंट करना बहुत ही टफ टास्क होता है, याद रखना। कब, ओपन सिस्टम में, यदि अपने पास सिस्टम क्लोज हो तो हम प्रेशर को कांस्टेंट कर सकते हैं, बट यदि सिस्टम ही ओपन है जैसे कि इन दिस केस में है तो हम उसको कांस्टेंट नहीं कर सकते। इट मींस वैल्यू क्या आएगी, ओनली टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट, बट प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा। डी ऑफ म्यू ऑफ 1 v किसके बराबर आएगा, करली म्यू 1 v अपॉन करली ऑफ t इनटू में dt कांस्टेंट प्रेशर पे, प्लस करली म्यू 1 v अपॉन करली ऑफ p इनटू dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डी म्यू ऑफ v किसके बराबर आएगा, करली ऑफ म्यू ऑफ 1 v अपॉन करली ऑफ p इनटू में d ऑफ p। बोले तो d ऑफ म्यू ऑफ 1 वेपर फेज अपॉन dp इज इक्वल टू करली ऑफ म्यू ऑफ 1 वेपर फेज डिवाइड बाय करली ऑफ p। ये यहां से रिलेशन आपका कैलकुलेट हुआ है। ओके, बस ये अब आपको थोड़ा सा ये सोल्व करना है मैथमेटिकली, बस अब आपको ये थोड़ा सा सोल्व करना है मैथमेटिकली।
अब आपको ये पता है, पढ़ाया गया है क्या कि कर्ली ऑफ μ1 अपॉन कर्ली ऑफ P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल मोलर वॉल्यूम के बराबर होता है। ये हमने कहीं पढ़ा था कि वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर प्रेशर के रेस्पेक्ट में वेरिएशन कराऊंगा तो वैल्यू आती है पार्शियल मोलर वॉल्यूम, और अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, यानी कि अगर इसको ये लिखता कर्ली ऑफ μ1 V अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वैल्यू आती है माइनस ऑफ S बार, ठीक है, यानी कि पार्शियल मोलर एंट्रोपी। बट इन दिस केस हम टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं तो ये वैल्यू लेंगे नहीं। तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहां से वो क्या आएगी, डी ऑफ म्यू ऑफ 1 V इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह क्या पुट कर दूंगा, V1 बार इंटू में क्या जाएगा dp। ओके, अब अपने पास सॉल्यूशन कैसा है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर मेरे पास सॉल्यूशन डाइल्यूट हो तो उस केस में क्या होगा, जो भी वॉल्यूम रहेगा वेपर फेज में वो किसके कारण रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन यदि वेपर फेज में है इट मींस जैसे मैं शो करता हूं, आपको बताता हूं, जैसे यहाँ है, यहाँ वेपर भी है और सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन के वेपर है, सॉल्यूशन लिक्विड फेज में है, बट सॉल्यूशन से वेपर फेज में जाएगा कौन, क्योंकि सॉल्यूशन में तो दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट एक सोलवेंट है। तो जो वेपर बन रहे हैं सॉल्यूशन के, उसमें मैक्सिमम अमाउंट सोलवेंट की है ना कि सोल्यूट की, याद रखना, बिकॉज सोलवेंट इज द वोलेटाइल बट सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो इन दिस केस हम ये कहें डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या, कि जो अपना पार्शियल मोलर है वॉल्यूम सोलवेंट का, वो किसके बराबर है, दैट इज द, एक प्रकार से हम ये कहें दैट इज इक्वल टू, एक मिनट रुक जाओ, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट विच इज ऑल्सो इक्वल टू RT बाई P, क्योंकि ये किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। तो ये बराबर किसके बराबर आएगा, RT अपॉन P1 के बराबर आ गया, जहां पे P1 क्या है, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर है। ओके, इसको थोड़ा सा आप हल्का सा सोल्व कर लो, वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा लास्ट में, डी ऑफ म्यू ऑफ 1 V इज इक्वल टू RT बाई P1 इंटू में dp। ये रिलेशन यहां से निकल गया है। देखो क्या वैल्यू आई थी, दैट इज इक्वल टू डी ऑफ म्यू ऑफ 1 V इज इक्वल टू RT डी ऑफ P ऑफ 1 अपॉन P ऑफ 1। ये आपका रिलेशन यहां से निकल के आया था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हम करते हैं, देखो अपन ने ये वैल्यू निकाल दी, एक वैल्यू और निकाली थी, वो वैल्यू थी क्या, वो वैल्यू ये रही, पहले मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, वो वैल्यू क्या थी, दिस, ठीक है, दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस, डी ऑफ म्यू ऑफ 1 L इज इक्वल टू RT इंटू dx1 अपॉन x1। एक रिलेशन ये निकाला था हमने पहले। दूसरा ये भी किया था कि डी म्यू 1 V इज इक्वल टू डी म्यू 1 L, बोथ आर द इक्वल। इक्वल पुट करोगे तो क्या आएगा, दोनों को इक्वल पुट करोगे तो RT डी ऑफ P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू RT डी ऑफ x1 अपॉन x1। इससे खत्म हो गया ये, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा दिस, क्या, दिस इज इक्वल टू डी ऑफ x1 अपॉन x1 इज इक्वल टू डी ऑफ P1 अपॉन P1। अब देखो थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं, हमें ये पता है क्या कि x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, ओके, 1 माइनस x2, d of x1 is equal to minus d of x2, is this right? ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, वही काम किया जो हमें पता है, पुट कर देते हैं, dx1 की जगह माइनस d of x2, x1 की जगह 1 माइनस x2 इज इक्वल टू dp1 अपॉन p1। ओके, अब देखो हम क्या माने, हम ये मान लेते हैं कि अपना x2 की वैल्यू
ऑलमोस्ट क्या है, जीरो है, मतलब जीरो यदि है, इफ x2 विल बी जीरो, मतलब सोल्यूट है ही ना, तो जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, प्योर कंपोनेंट के बराबर होगा, सोलवेंट का कंपोनेंट, क्योंकि सोलवेंट में सोल्यूट है ही ना। और यदि x2 की वैल्यू अपनी x2 है, तो जो प्रेशर होगा P1 वो किसका रहेगा, सॉल्यूशन का। इसको PS से रिप्रेजेंट कर लो और इसको P नोट से रिप्रेजेंट कर लो। ओके, तो आप इंटीग्रेट करो अब इक्वेशन को, क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस बाहर dx2 अपॉन 1 माइनस x2, कहां से कहां, x2 बराबर 0 से लेकर x2 बराबर x2 तक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dp1 अपॉन p1, कहां से कहां, दैट इज द p नोट से लेकर ps तक। जब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी अपनी वो क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू, यहां तो आएगी भाई ln ऑफ 1 माइनस x2, ठीक है, कहां से कहां, 0 से x2 में, और ये क्या आएगी ln ऑफ p1, कहां से कहां, p नोट से ps में। ये रिलेशन आपका निकल के आया है। थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं, रिलेशन क्या आएगा, दैट इज ln 1 माइनस x2 इज इक्वल टू ln ps अपॉन p नोट, टेकिंग एंटीलोगिथम बोथ साइड, वैल्यू विल बी गेट 1 माइनस x2 इज इक्वल टू ps अपॉन p नोट, ये वैल्यू निकल के आई है। इसको सोल्व कर लो, ps अपॉन p नोट इज इक्वल टू 1 माइनस x2। तो अब क्या करो, आप x2 को इस साइड ले आओ और x2 को तो मैं इस साइड ले आया और इस वाले टर्म को उस साइड लेके गया, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, p नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। यही आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, यही आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर था। ओके, तो ये था आपका थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ कैलकुलेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। ओके, थैंक्स अ लॉट।